साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये कह रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है। दूसरी लहर, अब खतरा थोड़ा कम है दूसरी लहर का, लेकिन तीसरी लहर हमारे सामने है और अगर उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर धर्मांतरण गैंग से जुड़ी। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करने वाली यूपी एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को कल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 3 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया है। इधर एटीएस ने दोनों आरोपियों को रिमांड में लेने की अर्जी दी है। एटीएस की रिमांड की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर पर 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी पुलिस के मुताबिक दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले जहांगीर और उमर गौतम एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो यूपी में लाचार और बेबस हिंदुओं को टारगेट बनाकर उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने विदेश से फंडिंग होने का शक भी जताया है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं और जावेद मंसूरी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। अजीत का जल्दी से रुख कर लेते हैं। और अजीत, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, क्या नए खुलासे अब इस पूरे मामले पर हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही। जिस तरह उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी की गई थी कि 1000 लोगों का इन्होंने प्रलोभन देकर और जबरन धर्मांतरण कराया था, उसको लेकर यूपी सरकार के कानून मंत्री ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके पुश्ते याद रखेंगे। लेकिन उमर को लेकर एक नया खुलासा हुआ है कि उमर फतेहपुर का रहने वाला है और जहाँ वो कभी छत्री परिवार से आता था और श्याम प्रताप सिंह उसका नाम था, और बचपन में ही जब उसकी कम उम्र थी तभी उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था और अपनी पत्नी का नाम भी बदलकर रजिया करा लिया था। उसके बाद इस पूरे नेक्सस में वो शामिल हो गया था और यूपी से लेकर हरियाणा, दिल्ली, कई जगह उन्होंने धर्म परिवर्तन कराए। तो एटीएस इस बात की जांच कर रही है, जब ये धर्म परिवर्तन कराते थे, मूक बधिर बच्चों को, जो गरीब हिंदू हैं उनको ये टारगेट करते थे, तो उसका एक वीडियो बनाते थे। वीडियो बनाकर ये बाहर भेजते थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग और आईएसआई का नाम भी इसमें सामने आ रहा। तो लिहाजा एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन अभी इस पूरे जो बड़ा इनका जो गिरोह है, जो इनका उसका नेक्सस है, उसकी तलाश उत्तर प्रदेश की एटीएस कर रही है। अब चूंकि इन लोगों की रिमांड मिली है लिहाजा जो है अदालत की तरफ से, तो यूपी एटीएस जब इनकी परमिशन मिल जाएगी तो इनको जगह जगह ले जाएगी, पूछताछ करेगी और इनके पूरे नेक्सस का खुलासा करेगी। क्योंकि दासना के मंदिर में जो 2 लोग घुसने वाले थे उसकी जांच कर रही थी यूपी एटीएस। अचानक उमर और जहांगीर का मामला सामने आया और इनको दिल्ली के जामिया से गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा खुलासा हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन जो है वो निषेध है, उसका कानून ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर चुकी है। तो इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जो कमेटियां हैं, जो उत्तर प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं अर्पिता, वो अपना काम कर रही हैं। हालांकि जो सरकार के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, एटीएस के अफसर, उन्होंने ये बात जरूर कही कि अभी हम पूरे मामलों का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति 1000 व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो इस पूरे गिरोह के पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन से बड़े चेहरे हैं, उनके मुखौटों को सामने लाना होगा और उनके चेहरे को बेनकाब करना होगा। तो इन सब को लेकर यूपी एटीएस कार्रवाई कर रही है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें चिन्हित किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे 2022 का चुनाव आ रहा है वैसे ऐसी साजिशें, जितना आपने लोनी देखा गाजियाबाद में, उसके बाद ये घटना सामने आई, तो उसको लेकर यूपी की जांच एजेंसियां काफी सतर्क हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं कोई ऐसी बड़ी साजिश का हिस्सा न बन जाए। ठीक है, रहिए आप जरा सा। देखिए, जबरन धर्मांतरण की घटना पर यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस से आरोपियों को छोड़ने की मांग की और ट्विटर पर लिखा कि यूपी एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर साहब को गिरफ्तार कर उनके संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि संविधान में दिए गए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 के तहत धर्म के प्रचार प्रसार के साथ किसी भी धर्म का पालन करने का हक भी मिलता है, इसलिए आरोपियों को छोड़ देना चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी हमला बोला। भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वो मुसलमानों पर मुसलसल, दलितों पर मुसलसल जुल्म कर रही है और बाज नहीं आ रही है। और वो राजनीति के चलते, वोट के चलते हिंदू मुसलमान में पूरे प्रदेश को बांटने में लगी है।
वहीं अमानतुल्लाह के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने एक पलटवार किया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या उनकी पार्टी ऐसे लोगों के साथ है जो लालच देकर धर्म परिवर्तन करती है। अमानतुल्लाह खान ने उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर के अरेस्ट पर ट्वीट किया है और कहा है कि ये मुसलमानों के प्रति अत्याचार है सरकार का। ये जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल साहब को कि आपकी पार्टी ऐसे लोगों का साथ देती है जो गूंगे बहरे बच्चों का, अपाहिज बच्चों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं या नहीं। जावेद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, कुल मिलाकर अब देखिए इस पर सियासत भी शुरू हो गया और सीधे तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी से अब ये पूछ रही है कि बताइए क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं। देखिए, अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक हैं। ओखला में ही जामिया नगर है जहां से वो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन पर जबरन धर्मांतरण का आरोप है। अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर पर कहा है कि ये उनके संवैधानिक जो अधिकार है उसके खिलाफ है और राजनीतिक नजरिए से उन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अमानतुल्लाह खान का बयान और आम आदमी पार्टी की लाइन क्या है, इस पर नजरें हैं। आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान क्योंकि उस स्थानीय विधायक हैं जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस हैसियत से उन्होंने ये एक बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर ये इंतजार रहेगा कि आम आदमी पार्टी की इस पर आधिकारिक लाइन क्या होती है। लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है क्योंकि अभी जब जांच चल ही रही है, यूपी एटीएस ने कहा है कि वो जांच कर रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान अभी नतीजे पर पहुंच गए हैं और उनको रिहा करने तक की मांग कर डाली है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जांच का इंतजार होने देना चाहिए, आखिर क्या निकलकर सामने आता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सियासत इस पर जरूर शुरू हो गई है और सवाल भी जरूर खड़े होंगे। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, और आइए अब आपको गुरुग्राम के उस परिवार से भी मिलवाते हैं जिस परिवार के बेटे को धर्मांतरण के इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। परिवार का यह दावा है कि गुरुग्राम में पढ़ने वाला उनका बेटा धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसकर अपना धर्म बदल चुका है और मुन्नू यादव धर्म परिवर्तन कर अब्दुल मनन बन गया। परिवार का तो यह भी दावा है कि पुलिस से इसकी शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद इसने एक्टिविटी बिल्कुल चेंज करी। चेंज करने के बाद हमने इसको देखा कि भाई इन्हें मतलब मुसलमान धर्म वाली ये सारी बातें घर में करने लगा। मैंने इसको देखा, मैं भाई हमने इसको डराया धमकाया समझा, उस टाइम उसने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। उसके बाद इसके लिए मतलब वहाँ से भांग वगैरह भी आई, ये सारी चीज़ें आई। हमने इसको फिर भी समझा, इससे पूछा, इसने हमें कुछ नहीं बताया। बोले मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं आज के बाद कहीं भी नहीं जाऊँगा। उसके बाद अब पिछले साल जुलाई से इसने फिर एक्टिविटी बिल्कुल मतलब चेंज करी अपनी, और चेंज करने के बाद मतलब चेंज करता रहा, ये पूछता रहा, करता रहा कि मम्मी जी आप मतलब इतने बीमार रहते तो क्यों रहते हो, आपका भगवान आपको ठीक क्यों नहीं करता है, अब खाना भी मतलब रोटी भी सूखी बना के खा रहे हो तो आप क्यों खा रहे हो, आपका भगवान क्यों नहीं आपकी मदद करता है, अब मेरे साथ चलो, भाई भी चले, पापा भी चले, या मैं वो उनकी किताबें लेके आता हूँ। बीच बीच में बच्चा कहने लगा कि चमड़ी है क्या, खून है क्या, सब कुछ। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम में एक ही है बस खाली, तो इस चक्कर में फिर आपने कुछ समझाने की कोशिश की? सर समझाया बहुत, लेकिन बच्चे का तो ब्रेन ऐसा कर रखा, स्टॉप बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा कुछ भी। यहाँ आपने लोकल जिला प्रशासन में शिकायत की? सर बिल्कुल शिकायत की, लेकिन वहीं से कोई जवाब नहीं मिला। मोबाइल से है ना, जो कुछ वीडियो ऐसे मिले हैं जो टेररिस्ट गतिविधि के हैं। किस तरह की वीडियो थे आपने? जो मतलब छोटे छोटे बच्चे पिक्चर का सीन है, जो ये अपना मशीन गन वगैरह लेके और गोलियां चला रहे हैं, या फिर उसके अंदर कई तो मेरे को मोनोग्राम मिले, अभी पड़े हैं मेरे पास, जिनके अंदर पाकिस्तान के सिंबल बने हैं कि फूड को पाकिस्तान के अंदर ये कहती है, क्या कहती हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के पड़ी हुए हैं एक पिक्चर मेरे पास। ये एक सामाजिक जो है एक धर्मांतरण का मामला था सीधा सीधा। तो जो ITI के साथ में जो मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो साइन लैंग्वेज के तहत बच्चों का माइंड वॉश कर रहा था। तो इस गंभीर विषय के बारे में जैसे ही हमें पता चला, हमने DC साहब को ज्ञापन दिया, तो DC साहब ने हमें इसमें जो है SIT गठित करके और इस मामले की जांच करने की बात की।
जावेद, इसमें देखिए अब सवाल पुलिस वालों पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां एक तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों का दिमाग वॉश किया जा रहा था, लेकिन माइंड वॉश किया जा रहा था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। देखिए, सवाल बिल्कुल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस तरह के आरोप उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर पर लग रहे हैं, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है किसी न किसी बहाने से। और यही वजह है कि एटीएस लगातार कह रही है कि वो इस पूरे मामले की एक डिटेल जांच करना चाहती है। और जब कोर्ट में पेश किया गया था तो यही वजह थी कि पुलिस ने रिमांड मांगी थी। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ना चाहती है कि आखिर ये 2 लोग हैं या फिर पूरा गैंग है। अगर गैंग है तो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो ये ऐसी जांच के पहलू है जिस पर अभी आगे बढ़ना बाकी है। 1000 की जो संख्या होती है अर्पिता, वो बड़ी संख्या होती है और 2 लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में जो एटीएस है उसका यही कहना है कि इस जो पूरे गैंग है उसकी पूरी जांच करना जरूरी है कि आखिर क्या मकसद इन लोगों का था और इस धर्म परिवर्तन कराने के मामले में फंडिंग कहां से हो रही थी, ये एटीएस का कहना है। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। धर्म परिवर्तन का मुद्दा लगातार, जिस तरह से गिरफ्तारियां कल जामिया नगर से हुई हैं, यूपी एटीएस लगातार इस मामले में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और दावा है कि जल्द ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करेगी। रहिए आप जरा अब आपको कानपुर के एक ऐसे परिवार की कहानी बताते हैं जिसका यह दावा है कि उनका बेटा जबरन धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसकर अब्दुल्ला बनकर घर लौटा। परिवार का यह आरोप है कि उनका बेटा आदित्य धर्मांतरण गिरोह का शिकार हुआ। आदित्य के पिता राकेश गुप्ता के मुताबिक उनका बेटा मार्च में अचानक गायब हुआ और बीच में उसने वीडियो कॉल कर बताया कि वो केरल में है, वहां काम कर रहा है। पिता के मुताबिक उसके बैंक अकाउंट में देश के बाहर से 7000 रुपए भेजे गए थे। आदित्य के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया था और लालच में वो आ गया। आदित्य कल ही घर लौटा है। राकेश जी, बताइए कि आपको कब जानकारी हुई कि आपके बेटे का धर्म परिवर्तन हो गया है? 10 मार्च के बाद में, जब बेटा हमारा यहाँ से चला गया था। चला गया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, कैसे पता चला? उसके पेपर निकाले थे, बक्से में पेपर निकले थे, तब मालूम हुआ था कि उसने धर्म परिवर्तन करा लिया है। पेपर में क्या लिखा हुआ था? हिंदू से मुस्लिम। क्या उसका क्या नाम लिखा हुआ था पेपर में? उसका पेपर में लिखा आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर हो गया। हाँ। तो लड़का आपका कब घर से लापता हुआ? 10 मार्च को लापता हुआ। जब लड़का लापता हुआ उसके पहले ही उसका धर्म परिवर्तन हो चुका था? हाँ, पहले हो चुका था। लापता होने के बाद आपका बेटा कहाँ गया? लापता होने के बाद पता नहीं चला कहाँ गया। फिर आपकी कोई बातचीत हुई इस दौरान? हमारी कोई बात नहीं हुई, उनकी मम्मी से बात हुई थी, तब उसने बताया कि हम केरल में हैं। क्या कुछ अपनी भाषा में उसने कुछ बताया धर्म परिवर्तन के बारे में अपनी मम्मी को? हाँ, कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, पैसा उसके अकाउंट में पैसा भी आया था और जगह भी देंगे, रहने के लिए देंगे, सब कुछ दे देंगे। नौकरी और शादी का भी लालच दिया था? शादी का तो नहीं बता सकते हम। हाँ। बाकी नौकरी और अकाउंट में पैसे भी आए थे। नौकरी का लालच दिया था। तो ये बताइए कि आप लड़के ने जब धर्म परिवर्तन कर लिया, आपको इस बात की जानकारी हुई कि आप लड़का हिंदू से मुस्लिम हो गया है, तब आपके अंदर कैसी फीलिंग आई? हमें तो अजीब सा लगा था कि हमारा तो सब धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरह का आचरण होने लगेगा। अजीत, 1000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया है। यानी ये 2 लोग केवल ये खेल नहीं रच रहे होंगे, ये खेल बहुत बड़ा है। क्या अभी तक सामने आया कितने और चेहरे जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं और विदेशी फंडिंग को लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, विदेशी फंडिंग को लेकर यूपी एटीएस और यूपी पुलिस काफ़ी गंभीर है। कानून मंत्री ने खुद इस बात को कही थी, विदेशी फंडिंग की बात आई है, आईएसआई की बात आई है और एडीजीएलओ ने इसकी पुष्टि के लिहाजा इसकी जांच के दायरे को बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि 2 लोग 1000 लोगों का धर्मांतरण नहीं करा सकते। जिस तरह की वीडियो की बात है, जिस तरह उनके ब्रेन को वॉश करने की बात है, उन सब को लेकर जाँच की जा रही है। कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग इनको मिलती थी और उस पैसे का इस्तेमाल ये धर्मांतरण में करते थे।
कुछ लोगों को लालच देकर, प्रलोभन देकर करते थे और कुछ लोगों को जबरन करते थे। तो अब ये पूरी जांच का जो दायरा है इसको काफ़ी बड़ा कर लिया गया और कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको उजागर करने की बात एटीएस कर रही है। इसीलिए एटीएस और सरकार कह रही है कि अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी हमारी जाँच नहीं पूरी हुई है। जो विदेश से बैठे लोग हैं जो इनको संचालित कर रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं, वो भी उसकी भी जाँच हो रही है और पूरी एक बृहद एटीएस की टीम जाँच कर रही, छापेमारी भी कर रही हो, चाहे मेरठ का मामला हो, बरेली का मामला हो, नोएडा का मामला, जितने भी मामले सामने आए उसकी अलग से विंग बनाकर एटीएस जांच करी। इसीलिए एडीजी एलओ ने साफ तौर पर कहा था कि ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में साजिशें कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में आगे भी ऐसा करेंगे। और डासना के मंदिर से शुरू हुई कहानी इतने बड़े पैमाने पर जाकर पहुंची कि ये तो 1000 लोगों के धर्मांतरण से जुड़ा हुआ। तो सरकार लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। सरकार की तरफ से कमेटियां गठित की गई, सरकार की जो एटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है और खुद एडीजी एलओ इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। तो आप ये मान के चलिए अर्पिता कि इस मामले में बड़े खुलासे होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा वक्त अभी लगेगा। रहिए जरा अजीत आप साथ। देखिए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने के एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। साधु संतों की संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी जताई। साधु संत धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें मृत्युदंड की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस तरह घटनाएं जो घटित हो रही है, इससे सिद्ध होता है कुछ कट्टरवादी मुसलमान, उनके धर्मगुरु मौलवी भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यह कभी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इनके पास इतना पैसा आता कहां से है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, यहां तक उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए, मैं सरकार से बार बार ये अपील करता हूँ, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इनको चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। जो लोगों को, हिंदुओं को बहलाते हैं, फुसकारते हैं, कुछ पैसों में इनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इनके लिए जो लोग ये कराते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनके घर की सारी सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए और पूरे घर को सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूँ और हिंदुओं भाइयों से अपील करता हूं, आप ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए। और इस बीच एक बड़ी खबर कांग्रेस से आ रही है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू के विस्फोटक इंटरव्यू से पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। न्यूज 18 से बातचीत में सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के सवालों पर भी पलटवार किया। सिद्धू के इस इंटरव्यू के बाद आज पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने वाली कमेटी के सामने पेश होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ जिसका फिक्र होता है। ਇੰਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ। ਠਹਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਐਮਪੀ ਗਿਰੀ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? 3 ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 3 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ, 15% ਵੋਟ ਘਟੀ। ਕਿਹਦੀ ਘਟੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ 21 ਸੀਟਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 16, ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਠੁਕੇ, 2 ਵਾਰ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਿਉਂ ਠੋਕਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਖੁਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ 'ਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਘੋੜਾ ਦਰਾਉਂਦੇ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰਦੇ, ਦਗੜ ਸੈਨਾ ਦੌੜਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸੇ ਦੀ ਭੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਡੌਲੇ ਫੜਕਦੇ ਉਹੀ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਤਪੇਟੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾ, ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੰਕ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਟੇਤੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ?
ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 25 ਸਾਲ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਆਪਾਂ। वहीं न्यूज 18 पर सिद्धू के इंटरव्यू के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को अनुशासन में रहने की नसीहत दी। हरीश रावत उस कमेटी के सदस्य भी हैं जिसे पंजाब का विवाद सुलझाने के लिए बनाया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत। हरीश रावत जी, आप लोग अभी कमेटी के लोग बात ही कर रहे थे, इस बीच सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को झूठा से लेके न जाने क्या क्या कह दिया। मैंने उनके बयान को मंगाया है, उसको देखने के बाद ही मैं उस पर कोई टिप्पणी कर पाऊँ। लेकिन बातचीत के बीच उनको लगता है मीडिया में आना चाहिए था, आपको लग रहा है? देखिए, किसी को भी बीच में बयान नहीं देना चाहिए, उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सब लोगों को, पूरी पंजाब कांग्रेस के नेताओं को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है निर्णय दें, और तब तक उनको एक पार्टी अनुशासन के अंदर बने रहना चाहिए। राहुल गांधी से मिल रहे हैं पंजाब कांग्रेस के नेताओं से? हाँ, राहुल जी आज भी कई नेताओं से मिले हैं, जिनमें एमपीज भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, और कल भी करीब 2 दर्जन नेताओं से मिलेंगे। अब उधर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पंजाब कमेटी के तीनों सदस्यों से मिलेंगे। कमेटी ने पंजाब के अंदरूनी कलह पर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। कमेटी के 3 सदस्यों की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी 2 बार बैठक हो चुकी है। ऐसे में आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सीधा हमला किया, वहीं अमरिंदर सिंह आज पंजाब कांग्रेस की कलह पर बनी कमेटी के सामने एक बार फिर पेश होंगे। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। अरुण सिंह दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, नीरज कुमार भी दिल्ली से मौजूद हैं और रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अरुण का रुख करते हुए, अरुण, कांग्रेस की चुनौतियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। जहां एक तरफ आप सुलह की कमेटी बनाते हैं जिसमें आज अमरिंदर सिंह को पेश होना है, लेकिन उससे पहले ही विस्फोटक इंटरव्यू दे देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। क्या मायने इसके? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू किसी तरह दबाव में नहीं आना चाहते, और जहां तक कमेटी की बात है, कमेटी के तीनों सदस्यों ने जब पिछली बार वो कमेटी से मिल के गए थे, तब से अब तक उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। यहां तक कि सिद्धू फोन पर भी बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर कमेटी के सदस्यों से, कमेटी के अध्यक्ष से और खुद प्रभारी महासचिव हरीश रावत से ही वो फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा? हल तो तभी निकलता है जब दोनों पक्षों में बातचीत होती है। और इस पर नाराजगी भी जताई है खड़गे ने और हरीश रावत ने और जयप्रकाश अग्रवाल ने। उसके बाद ये पूरा मामला प्रियंका गांधी के कोर्ट में डाल दिया गया है। प्रियंका गांधी ही सिद्धू से बात करके तय करेगी कि सिद्धू की भूमिका क्या होगी। जहां तक सिद्धू का सवाल है, सिद्धू को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब नहीं मिलने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बहुत कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक नेगोशिएशन में उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद ऑफर किया नहीं गया। उनको उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वो चूंकि अमरिंदर सिंह के अंडर काम करने को तैयार ही नहीं है, उनके अधीन काम करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए सरकार में जाने की संभावना भी उनकी बहुत कम होती जा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी जो फैसला लेंगी, हो सकता है उनकी बात का वो सम्मान करें और कोई पद स्वीकार करें। लेकिन फिलहाल आज कमेटी की जो बैठक है, उसमें स्पष्ट तौर पर एजेंडा यह है कि 2022 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह किन उपलब्धियों को लेकर जाने वाले हैं, उनका ब्लूप्रिंट क्या है, रोड मैप क्या है, कैसे चुनाव जीतेंगे। प्रशांत किशोर ने पिछली बार उनको सलाह दी थी और उसके बाद आपने देखा था कॉफी विद कैप्टन सहित तमाम इनिशिएटिव लिए गए थे और वो जीते थे। लेकिन इस बार चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, हालांकि अमरिंदर सिंह लगातार आला कमान को कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में जिस तरह से भूमिका निभाई थी सरकार ने, किसान खुश हैं और किसान कांग्रेस के साथ हैं और इसलिए पार्टी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सिद्धू का सवाल है, प्रताप सिंह बाजवा का सवाल है, सब लोग यही कह रहे हैं कि जो बेअदबी का मामला था गुरु ग्रंथ साहिब के, या फिर स्कैम्स का मामला था, ड्रग्स का मामला था, इन सब पे कार्रवाई न करके अमरिंदर सिंह ने यह साबित किया कि वो बादलों से मिले हुए हैं और इसलिए जनता जो है उनको
नकारने वाली है, चेहरा बदलना चाहिए। फिलहाल जो स्थिति है, आज की जो बैठक है वो जो ब्लूप्रिंट क्या है 2022 का, उस पर चर्चा है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या क्या रणनीति अपनाएंगे उस पर चर्चा है। सिद्धू की चर्चा इस कमेटी में होने की संभावना कम है। हालांकि जहां 4 राजनीतिक लोग बैठते हैं वहां सियासी बातें होती हैं, लेकिन उस बैठक का एजेंडा अलग है। आज राहुल गांधी के घर जो बैठक होने वाली शाम को 4 बजे, उसमें जरूर सिद्धू की भूमिका को लेकर के मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से वो चर्चा करेंगे। अरुण रहिए जरा साथ। रोहित बंसल चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रोहित, नवजोत सिंह सिद्धू तो कल फ्रंट पर आकर खेल गए, उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी, लेकिन अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आज बैठक भी शुरू होने वाली है उस कमेटी की जो विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई, उसमें अमरिंदर सिंह भी आने वाले हैं। वहां से क्या अपडेट मिल रही है वो भी जरा पहुंचाइएगा हम तक। जी बिल्कुल, अगर कल के इंटरव्यू की बात करें तो साफ तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू का इशारा कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर था। जिस तरह से सिद्धू बोल रहे हैं कि पंजाब में केवल 2 ही परिवार राज कर रहे हैं, तो साफ तौर पर उनका एक इशारा था कैप्टन अमरिंदर की ओर, और वहीं दूसरा इशारा था प्रकाश सिंह बादल फैमिली की ओर। और प्रकाश सिंह बादल फैमिली पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने बेअदबी करवाई गुरु ग्रंथ साहिब की। तो उसी चीज को लेकर कांग्रेस और अकाली दल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल मिलकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज तक किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा। और नवजोत सिंह सिद्धू के जिस तरह के कल तेवर थे, तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जा तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने बड़ा कोई ओहदा नहीं दिया तो हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ दें। तो सीधे सीधे इशारे 2 ही उनमें से निकल रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट उनके पास किए गए थे, चाहे अमृतसर में फ्लाईओवर का हो, चाहे स्पोर्ट्स एकेडमी का हो, उनको पूरा करे सरकार। बेअदबियों के मामले पर दोषियों को सजा दिलाए, नशे के मामले पर दोषियों को सजा दिलाए, और जब तक ये नहीं मिल जाती वो चुप रहकर बैठने वाले नहीं। और साफ तौर पर पंजाब की अगर बात करते हैं तो 75-25 का जो फार्मूला है उसकी वो लगातार बात करते रहे हैं। रहिए आप जरा साथ। तो कुल मिलाकर देखिए स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। नीरज, राहुल गांधी भी शाम 4 बजे देखिए बैठक करने वाले हैं, जिसमें संभव है कि सिद्धू के बारे में बातचीत हो सकती है। किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है, क्या ऑफर दिया जा सकता है? क्योंकि ये जो दिख रहा है साफ तौर पर विवाद सुलझाने वाली जो कमेटी है, उससे पहले सिद्धू का ये इंटरव्यू, उसमें ये बात तो साफ है कि सिद्धू फिलहाल अब मानने को तैयार नहीं। क्या ऑफर होगा हाईकमान का? अर्पिता, सिद्धू ये कह चुके हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके बॉस है, और ऐसे में राहुल गांधी ने कमेटी के मैंडेट को बढ़ा दिया। अब तक जो कमेटी का गठन किया गया था उसका मकसद ये था कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। आपसे थोड़ी देर पहले अरुण ने जो जानकारी दी कि अब जो एजेंडे पे बात होगी, यानी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पार्टी को चुनाव में जाना है, किन मुद्दों पर लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी कमेटी को दी जाएगी। और कमेटी का मैंडेट जो है बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब तक उसका मकसद ये था कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जो नाराजगी थी, चाहे सिद्धू की बात करें, प्रताप सिंह बाजवा की बात करें, उस नाराजगी को दूर करना अमरिंदर सिंह को। और एक और खास बात, जितने भी सांसद की बात करें, विधायकों की बात करें, या 150 नेताओं से जो मुलाकात हुई थी कमेटी की, उनमें ज्यादातर लोगों का समर्थन जो था वो अमरिंदर सिंह के पक्ष में था। सिद्धू के पक्ष में कोई गुट नहीं बन पाया था, और इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को दिक्कत हुई है। देखिए, सिद्धू जिस राह पे चल पड़े हैं वो अब मुश्किल लगता है कि उनको पार्टी मना पाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी का अगर हस्तक्षेप होता है, वो सीधे बातचीत करती हैं, तो बिल्कुल सिद्धू मान सकते हैं, लेकिन पद अब उनको कोई बड़ा मिलेगा। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे नाराज हैं, हरीश रावत जो है जिस तरह से वो मीडिया के सामने अमरिंदर सिंह पे हमला किया, वो पार्टी के अंदर जो है ठीक तरीके से नहीं गया। सिद्धू का पूरा इंटरव्यू ठीक। जरा नीरज रहिए आप साथ। देखिए, इस बीच राहुल गांधी से भी पंजाब के नेताओं की मुलाकात हो रही है। राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद गुरजीत ने सिद्धू के न्यूज 18 पर दिए गए इंटरव्यू पर कहा कि सिद्धू ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी को इलेक्शन जीतना है तो क्या चेहरा, जिस तरह की मांग की जा रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि चेहरा बदला जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि चेहरा सही है, मुफीद है कैप्टन अमरिंदर सिंह? जिसने 4.5 साल काम किया है उसको अब बदलने का समय नहीं है। समय रहता तो आप जरूर कोई सोच सकते हो, 4.5 साल का समय तो बीत गया। अब तो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने जो काम किए वही बता सकते हैं ना, वही आगे आएंगे, वही जवाब दे होंगे। तो अब दूसरा आदमी आएगा, उसको ये तो पता नहीं चलेगा क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब चेहरा बदलने का तो मेरा ख्याल समय नहीं है। तो हमने जो अपनी बात है वो सीएम उसके समक्ष रखी है राहुल जी के, कि ये ऐसा है। लेकिन सिद्धू भी अच्छे लीडर हैं, हमने बोला कि उनको भी साथ लेके चलो,
और सारी पार्टी को इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैप्टन को झूठा कह रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री को अगर आप ही की पार्टी का आदमी इस तरह से बात कहेगा, बहुत गलत बात है। ये भी हमने बात की है कि ये ऐसे एक टॉलस लीडर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और पंजाब के लोग उनको प्यार करते हैं। कोई सीएम हो आपका पार्टी का तो उसको तू करके आप बात करोगे, इट्स नॉट गुड। ये तो कोई भी आप लोग हैं, चाहे आप समाज के लोग हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी अपने बड़ी उम्र के आदमी को जी कह के बुलाते हैं। चलो बात है आपके बखरे में है। पहली बात तो ये बात जो समय नहीं था इंटरव्यू करने का उनका, अब जब पार्टी ने बुला रखा है तो क्यों इंटरव्यू की है। अब जब पार्टी के समक्ष बात रखो ना, कोई है। ये जो बातें आपने की ये तो पहले भी आप कर चुके हैं, ये तो आपके फेसबुक के ऊपर बड़ी सारे पंजाब को पता है। जो आपने बात बताई है कि ये मेरा रोड मैप है, ये तो सारे पंजाब को पता है। लेकिन अब उस समय जब पार्टी के साथ मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद भाषा ऐसी आप यूज कर। और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले ही घाटी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। इस बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 14 नेताओं को बकायदा औपचारिक तौर पर न्योता भी भेजा जा चुका है। और यही वजह है कि सभी सियासी दल बातचीत को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। श्रीनगर में कुछ देर बाद गुपकार गठबंधन से जुड़े पार्टी के नेताओं की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही यह भी तय होगा कि गुपकार का कौन और कैसे प्रतिनिधित्व करेगा। सूत्रों के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला गुपकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और यह भी खबर है कि पीडीपी कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी बातचीत के पक्ष में है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं श्रीनगर से और यतेंद्र हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, बड़ी चीज तो ये कि ये बैठक किन मुद्दों पर होगी और साथ ही साथ आखिरकार प्रतिनिधित्व गुपकार गठबंधन का कौन करने वाला है, क्या अभी खबरें सामने आ रही हैं, कब तक इसका ऐलान हो जाएगा? देखिए अर्पिता, अभी आज मीटिंग होनी है पीएचजीडी की, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग होनी है। उसकी जो है सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। आपको मालूम है कि पीडीपी की कुछ दिन पहले मीटिंग थी और वहाँ पे जो है महबूबा मुफ्ती को एथोराइज किया गया। जो उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें महबूबा मुफ्ती को कहा गया कि वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। और आज जो ये मीटिंग हो रही है ये उन पार्टीज़ की हो रही है जो गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या फैसला लेंगे ये, क्या खाली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एज रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे इन सारी पार्टीज़ के बिहाफ से, या यहाँ पे जो है कुछ और लीडर भी उसके साथ में जा सकते हैं। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि क्या वो मीटिंग में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि आज जब ये मीटिंग होगी आप देख सकते हैं इस वक्त हम फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर हैं और यहाँ पे सरगर्मियाँ हम देख रहे हैं और मीडिया का भी जमावड़ा इर्द गिर्द है और यहाँ पे सबकी नजरें इसी चीज़ पे हैं कि ये क्या फैसला लेंगे और यहाँ पे जो है ये फैसला क्या करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि 370 जो हटाया गया, 35A हटाया गया, उसके बाद इन सभी लीडरों को जो है बंद कर दिया गया, इनको डिटेन कर दिया गया, उसके बाद इनको रिलीज भी कर दिया गया। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे बात होगी, क्योंकि एजेंडा वहां से आया नहीं है कि मरकजी सरकार या प्राइम मिनिस्टर इनको क्या कहने वाले हैं। तो ये क्या लेके जाएंगे, क्या स्टेटहुड का जो रिटर्न है, जो पहले ही अमित शाह ने कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी यूटी है क्योंकि अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। क्या उस बारे में बात होगी कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है जल्दी मुकम्मल किया जाएगा। अभी जो सब अलग अलग तरह की जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी मालूम नहीं है कि 24 तारीख को क्या होने वाला है। सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल लग रही हैं। इन्विटेशन इनको ज़रूर आई है, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की इनसे पूछने की कि क्या एजेंडा के बारे में कोई बात हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको एजेंडा बताया गया है, कॉल किया गया है, लेकिन ज़रूर जम्मू कश्मीर से मुतलिक बात होगी, स्टेटहुड से मुतलिक बात होगी, जो यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उनसे मुतलिक ज़रूर बात होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 5 अगस्त के बाद एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। जो यहाँ पे स्टैग्नेशन में सारा प्रोसेस रहा था, शायद उसमें अब जो है रफ्तार आने लगा है। ठीक है, यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली में वो इस वक्त हैं। यतेंद्र, क्या वो मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, खबरें क्या मिल रही हैं? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इन लोगों को बुलाया है कि आइए हम चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा किस मुद्दे पर होने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक मीटिंग की बात है तो एक अहम निर्णय भारत सरकार की तरफ से है कि
जो गुपकार के लोग हैं, जो या जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, उन दलों को प्रधानमंत्री ने बुलाया है। 24 जून को ये बैठक होगी, यानी कि परसों ये बैठक होनी है। पिछले कुछ दिनों में ये बड़ा आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात, जो युवा बार बार आतंकी संगठनों की तरफ जा रहे थे, उनकी भी संख्या में भारी कमी आई है। अगर बात करें आंकड़ों की तो महज 45 आतंकी घटनाएं 20 जून तक हुई हैं। तो ऐसे में हालत काफ़ी सामान्य की तरफ, घाटी की तरफ जा रहे हैं। और फ्लोर पर जो संसद के सदन में भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि जब हालत सामान्य होंगे तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जम्मू कश्मीर में वो शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और उसी वादे पर काम करते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया है, जम्मू कश्मीर घाटी के लोगों को बुलाया है। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड जो रिटर्न करने की बात है उस पर बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो कुछ अहम पॉइंट्स होंगे, जो परिसीमन को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि परिसीमन कमेटी किस आधार पर परिसीमन करेगी, क्योंकि लद्दाख अलग हो चुका है। तो ऐसे में कई सीटों का जो भूगोल है, एक तरह से वो स्वरूप है, जो वो बदल जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए 24 जून ये महत्वपूर्ण दिन होगा। 14 नेताओं के साथ ये महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। उससे पहले अब गुपकार को तय करना है कि उनका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब वो पहुंच रहे एजेंडा लेकर, जो भी एजेंडा हो उसमें कौन करने वाला है। ये तस्वीर बहुत मुमकिन है कि आज साफ हो जाए। इसी बीच आप सबको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि धर्मांतरण मामले पर सीएम योगी ने पूरे मामले की जानकारी ली। सीएम योगी ने एजेंसियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर उनके खिलाफ एनएसए लगाने के भी आदेश दिए हैं। आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। यानी अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस मामले में सख्त नजर आ रही है। धर्मांतरण मामले पर सीएम योगी ने पूरे मामले की जानकारी स्वतः ली। सीएम योगी ने एजेंसियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इनके तार और लोगों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल जांच आगे चल रही है। कोशिश की जा रही है कि क्या कोई विदेशी फंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके भी परत दर परत जांच हो।